हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम मॉक्स तो दे रहे हैं पर उसका एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, आप चाहे सीजीएल के मॉक्स दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल के, स्टेनो के, एमटीएस के, मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बात कर रही हूँ। मेरे मार्क्स पिछले साल की अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ टीयर 1 में, तो 130 नंबर थे। 130 नंबर मतलब 133 नंबर थे जो कि नॉर्मलाइज्ड होके थे, और रॉ मार्क्स मात्र मेरे 126 थे जो कि बहुत कम है। और अभी अगर मैं बात करूँ 2024 वाली, तो उसमें टीयर 1 में मेरे 169 मार्क्स है। ये मॉक्स के थ्रू ही हुआ है। उसके पहले मैंने कभी मॉक्स नहीं दिया था। 2023 वाले अटेम्प्ट पे मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, एक सिंगल मॉक नहीं। ठीक है, और मैं बस पेपर देने चले गई थी। तो मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप मॉक का सही एनालिसिस करें, मैंने क्या किया। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी, जो मैंने फॉलो किया है हर सब्जेक्ट के लिए। और एंड में आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज भी दूंगी। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे बारे में कुछ जान लीजिए कि मैंने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। तो सी एच एस एल 2024 मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। इसमें मेरे टीयर 1 में थे 162 पॉइंट समथिंग थे। ठीक है, और जो मेंस हुआ था सी एच एस एल का, उसमें मेरे 329 मार्क्स हैं। तो 329 मार्क्स मेरा सी एच एस एल में सिलेक्शन हो गया है। एंड मुझे जो अलॉट हुआ है डिपार्टमेंट, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके अलावा मैंने सी जी एल एग्ज़ाम भी दिया था, और सी जी एल में मेरे रॉ मार्क्स मुझे याद नहीं है, पर नॉर्मलाइज्ड 169 मार्क्स है टीयर 1 में। और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो 323 मार्क्स हैं मेंस में। ये 20 जनवरी वाली जो शिफ्ट थी, उस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो बोनस का मुझे उतना फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे उसमें बहुत से जो आंसर थे वो सही थे। तो बोनस का उतना फ़ायदा मिला नहीं, उल्टा इन्होंने मार्क्स ही कम कर दिए हैं 20 जैन वालों के। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, क्योंकि 323 मार्क्स आए हैं। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप में से भी अगर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 310 320 मार्क्स लाके भी नहीं हुआ होगा, आप ये वाला अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क काम नहीं करता, लक बेस्ड हो गया है, लेकिन आपको एक बार ये अटेम्प्ट देना चाहिए। अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स इस बार आए हैं तो आपको बिल्कुल एक और ट्राई दे सकते हैं आप। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर किया है आपने अब तक, तो बिल्कुल देना चाहिए। अब रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कोई तीर नहीं मारा है, मैं तो कोई टॉपर नहीं हूँ। क्योंकि हर कोई टॉपर को सुनना चाहता है कि टॉपर ने क्या किया है वही हम करेंगे। ठीक है, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, लेकिन जो इंसान फेल होता है वो आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। टॉपर आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, पर जो फेल हुआ है वो बताता है कि क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि प्रिपरेशन फेज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना है कि आपको क्या नहीं करना है, ताकि आप लैग ना करें। ठीक है, तो वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मॉक को अप्रोच कैसे करना है हमें। मॉक प्लेटफॉर्म्स की बात करें, बहुत सारे मॉक प्लेटफॉर्म्स हैं। टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, टेस्ट रैंकिंग भी आ चुका है, पंडित्स है, आरबीई है, और फिर एक प्रैक्टिस मॉक भी है। आपको कौन सा देना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट बुक है। मैं भी टेक्स्ट बुक ही यूज़ करती हूँ। पास प्रो टेक्स्ट बुक का आराम से मिल जाता है, 500-600 रुपये में साल भर का मिल जाता है। कभी कभी ऑफर होता है तो 300 में मिल जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है, लेकिन मुझे टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि मैंने यही फॉलो किया है शुरू से, टेक्स्ट बुक को ही। क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, चाहे आपको PYQs देने हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक लेना है, करंट अफेयर्स, हर चीज़ का मॉक इसमें अवेलेबल है। तो आप दीजिए। इसके अलावा हर हफ्ते वीकली मॉक्स होते हैं, लाइव मॉक्स होते हैं, ऑलिव बोर्ड, आरबी, पंडित्स, तो इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दीजिए, आपको देना चाहिए लाइव मॉक्स, उसमें कोई दो राही बात नहीं है कि आपको नहीं देना है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अलग अलग मॉक बनाते हैं। ज़रूरी नहीं आपका हर मॉक में सिमिलर मार्क्स आए, वो मॉक के लेवल के अकॉर्डिंग मार्क्स आपके चेंज हो सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपके मार्क्स एक जैसे आ रहे हैं, मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑर्डर। मॉक देते टाइम बहुत सारे लोग में कन्फ्यूजन होता है कि हमें किस ऑर्डर में देना चाहिए मॉक, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो मैथ्स और रीजनिंग से शुरू करते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो मैं हमेशा जीएस या फिर इंग्लिश से शुरू करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने पढ़ा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर आता है आप टिक करेंगे, नहीं आता है स्किप करके आगे बढ़ेंगे।
बस इतना करना होता है इसमें। और स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आप इसको निपटा चुके होंगे, जीएस और इंग्लिश को। तो 50 क्वेश्चन आपने देख लिए स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही। उसके बाद आप रीजनिंग करिए, लास्ट में मैथ्स करिए, क्योंकि मैथ्स के अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैं फॉलो करती हूँ। इंग्लिश और जीएस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो शुरू कर देती हूँ जीएस और इंग्लिश में। बाकी ऑर्डर यही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है मॉक में वो है स्किप करना। स्किप करना आपको आना चाहिए, ज़बरदस्ती के तुक्के आपको जीके में नहीं लगाने हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ स्किपिंग, स्किपिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है। अगर आप मॉक दे रहे हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, स्किप नहीं करेंगे, आप उसी क्वेश्चन में बैठे रहेंगे कि मुझे ये तो एक सॉल्व करना ही है चाहे जो हो जाए। उस चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और मॉक आपको यही सिखाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है। ठीक है, जब मैं मॉक नहीं दिया करती थी तो मेरे एग्ज़ाम में 60 मिनट होता है, 60 मिनट के 60 मिनट ख़त्म हो जाते थे और मेरा पेपर मैंने पूरा क्वेश्चन देखा भी नहीं होता था, क्योंकि मैथ्स तो मैं शुरू से ही लास्ट में करती हूँ। लेकिन ऐसा होता था उस टाइम कि मैथ्स के मैंने 5 से 8 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है आपको मॉक। और अब ऐसा होता है कि मेरे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, पूरा पेपर मैं ओवरव्यू कर चुकी होती हूँ, उसके बाद 10 मिनट बचे होते हैं। तो उसमें मैं फिर जो जो क्वेश्चन मेरे छूट गए हैं उनको मैं दोबारा से देखती हूँ। तो आपको यही करना है। दूसरी चीज़ है कि मेंटालिटी आपकी क्या होनी चाहिए मॉक देते टाइम। कभी भी आपको स्ट्रेस्ड होकर मॉक नहीं देना है। कभी भी माइंड में ये चीज़ नहीं रखनी है कि मुझे तो इतने मार्क्स लाने ही हैं, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे भी 150 प्लस स्कोर करना है, ऐसा नहीं है। हर मॉक अलग होता है। ठीक है, हर दिन अलग होता है। आप जब फ्री हो, आपको जब लगे कि आप बिल्कुल स्टेबल माइंड में है, काम है, कंपोज्ड है, तभी मॉक दीजिए। स्ट्रेस्ड होकर मॉक देंगे, मार्क्स नहीं आएंगे बिल्कुल। ये मैंने पर्सनली देखा है। मैंने सुबह मॉक दिया, मैंने शाम मॉक दिया, मैंने एक दिन में 4-4 मॉक दिए हैं। ठीक है, तो चारों मार्क में एक जैसे मार्क्स आए हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। किसी किसी दिन ऐसा हो कि मैंने सिर्फ 2 मॉक दिए हैं एक दिन में, एक में अच्छे मार्क्स आए, एक में नहीं आए। क्यों? आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काम रहे, हमेशा शांत होकर मॉक दें, कोई स्ट्रेस कुछ नहीं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स। आपको मॉक्स देने कितने चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, आप बस अपना एक बेस बना चुके हैं, ठीक है, और आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट ऐसा है कि सारे चैप्टर्स आपने गो थ्रू कर लिए हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप वीकली मॉक्स दे सकते हैं। वीकली मॉक्स तो देना ही है, क्योंकि लाइव मॉक है, 1 घंटा आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देना ही है। उसके अलावा अगर आप रिपीटर हैं तो आपको डेली मॉक देना चाहिए। डेली 1 मॉक तो दो ही, 1 घंटे की बात है। अगर आप वर्किंग है तो फिर टाइम मैनेजमेंट का तो मैं अभी नहीं कह सकती, है ना। वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी जब मेरी पोस्टिंग हो जाएगी कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। लेकिन अगर आप फ्री हैं, मतलब आप सिर्फ पढ़ते हैं और उसके अलावा और कुछ काम नहीं है, तो फिर आप एक दिन में एक दो मॉक दे ही सकते हैं डेली, अगर आप रिपीटर हैं तो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एनालिसिस करना मॉक्स का। ठीक है, एनालिसिस शीट बनाइए मैंने अपने लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे करना है मैं वो बताती हूँ। मैंने शीट बनाया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस शीट में आप देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर लिखा है, डेट लिखा है, किस डेट को मैंने कौन से प्लेटफॉर्म से टेस्ट दिया है। ठीक है, इसमें PYQs भी इंक्लूडेड है। तो मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट करके रखा हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो ऐसे आप बनाएंगे, इसको मेंटेन करिए। इसमें देखिए कि ऑन एन एवरेज आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में, आप कंपेयर कीजिए हर टेस्ट में। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप नोट करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा टेस्ट मैं अभी तक दे चुकी हूँ, जितने PYQs है शायद 2024 के कंप्लीट होने ही वाले हैं। 2-3 दिन के ही बचे होंगे, 4-5 शिफ्ट बचे होंगे बस, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है इसमें। ठीक है, तो आप भी ऐसे शीट मेंटेन कर सकते हैं। शीट नहीं बनाना चाहते तो कॉपी में भी ऐसे कॉलम बना के आप अपना मार्क्स नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, आप ट्रैक कर पाएंगे कि आप सही रास्ते पे है कि नहीं। और आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन भी फील होता है, आप अपने मार्क्स को चेंज होते देखेंगे जब ऐसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको क्या बैच लेना चाहिए या यूट्यूब काफ़ी है या फ्री कुछ मटेरियल है क्या। मैंने कभी कोई बैच नहीं लिया है, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं। मेरे पास सिर्फ मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेने में किया था। ठीक है, तो बस उसी में। बाकी यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। और एसएससी कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बैच लेना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अगर आप PYQs भी कर लेते हैं एसएससी के, पिछले मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर आप 2022, 23, 24 ये 3 साल के भी अगर आप PYQs कर रहे हैं, आपको सिमिलर पैटर्न मिलेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम है, इनका कुछ नहीं बदला है। ठीक है, तो रिपीटर्स क्यों इतने ज़्यादा नंबर ले आते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम है। आप बस प्रैक्टिस करिए, जीके में ही ये फेरबदल करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट
चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सब में सभी के इक्वल मार्क्स ही आते हैं। जो गेम चेंजर होता है वो जीके ही होता है। जीके में ही ये बदलाव कर देंगे कि 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ दिया या कुछ इधर उधर के क्वेश्चन पूछ दिए। तो पीवाईक्यू का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है, ठीक है। पैटर्न मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, रिपीट होता है, बस वैल्यू चेंज कर देगा। ये हो गया। उसके अलावा बैच और यूट्यूब में कंपाइलेशन वीडियोज़ हैं। मैंने जो फॉलो किया, रानी मैम का चैनल आप जानते हैं, रानी मैम इंग्लिश। नीतू मैम भी है और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, पर मैंने सिर्फ रानी मैम के वीडियोस देखे हैं। तो रानी मैम के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे कंपाइलेशन वीडियोस हैं, ग्रामर रूल्स के, फिक्स प्रिपोजिशन, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, हर चीज़ का वीडियो उन्होंने बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तक बनाया हुआ है। एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब, सबका कंपाइलेशन वीडियोज़ है। आप उस चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर करिए, उसमें से पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बैच की ज़रूरत भी होगी। वहाँ से पढ़िए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा क्लोज टेस्ट अच्छा नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं है, तो लोग सजेस्ट करते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ो, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। ये बोलने में अच्छा लगता है, आप करेंगे भी, जोश जोश में आप 2-3 दिन न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, बाद में ना वो बोरिंग सा लगता है, मोनोटोनस सा, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कि आप बस रीड कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, इंग्लिश माध्यम चैनल है एक, मैंने नहीं फॉलो किया है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें, ठीक है, एडिटोरियल या क्लोज टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश माध्यम। इसमें वो क्या करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल में ये हिंदू एडिटोरियल को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इनके यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाता है, जिसमें वो एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो कैप्स हैं, उनके एंटोनिम, सिनोनिम सब एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक चैनल है भी, क्यू इंग्लिश, ठीक है, क्यू इंग्लिश नाम का एक चैनल है। ये भी बहुत अच्छा चैनल है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में काफ़ी हेल्प करेगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चैनल को आई गेस, पर ये बहुत अच्छा चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर आता है सेक्शनल मॉक, तो आपको देना ही है, टेक्स्ट बुक हर चीज़ है उसमें। कितने क्वेश्चन इजीली डुएबल होते हैं टीयर 1 में, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आराम से आप 22 से 23 क्वेश्चन बना सकते हैं। 22-23 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ वोकैब ऐसे आ जाते हैं जो आपने सुने नहीं हैं, या थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप 2-3 ऑप्शन में, तो वो गलत हो सकते हैं मान लो, तो 1-2 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत करेंगे, 25 में 25 भी सही हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 45 प्लस एक डिसेंट मार्क्स है, 45 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी मैंने कोई बैच नहीं लिया है। अ, जब मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की थी एसएससी की, तो जो सौरभ सिंह नाम के एक सर हैं अड्डा 247 में, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने रीजनिंग इन्हीं से पढ़ी थी स्टार्टिंग में। अब उतना कोई फ़र्क है नहीं देखा जाए तो बैंक और एसएससी के सिलेबस में, लेकिन जो टॉपिक सिमिलर है वो तो सिमिलर है ही। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे टॉपिक्स जैसे कि सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, फिर पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, अगर आपको इसमें लगता है कि आपको परेशानी हो रही है तो सौरभ सिंह बहुत अच्छे टीचर हैं, इनके फ्री वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस आप टॉपिक लिखिए, इनका नाम लिखिए, वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। मेरे एक क्वेश्चन गलत नहीं होते, सिलॉग, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते। उसके अलावा बलराम सर रीजनिंग करके चैनल है, इसमें उन्होंने एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी ये बैच लेते हैं, फ्री वीडियोस बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन पीवाईक्यू सारे अवेलेबल है इनके यूट्यूब चैनल पे, चाहे बस स्टेनो का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो। अगर आप सिर्फ उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप अप्रोच करना सीख जाएंगे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, आप हर तरीके से सोचने लग जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एंगल से, कि नंबर्स का कनेक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद बहुत से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, ऑड वन आउट वाले हो गए, एनालॉगी के हो गए, नॉलेज बेस्ड पूछता है कि कोई एनिमल दे दिया, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, ऐसा रिलेशन दे देगा, करेंसी और कंट्री पूछ देगा, फिर ऑक्यूपेशन और उसमें कौन सा टूल यूज़ होता है ऐसा पूछ देगा, या सिनोनिम एंटोनिम तक पूछ देता है ऑड वन आउट में, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साथ इसमें भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, हर बार बोल रही हूँ मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए। सेक्शनल जब मर्जी तब दे दीजिए, टेक्स्ट बुक पूरा फ्री है, अच्छे से यूज़ करिए उसको, ठीक है। इसमें भी 23-24 क्वेश्चन ईजिली डुएबल होते हैं, बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके गलत हो जाए, 45 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं रीजनिंग में भी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो अक्सर गलत होता है, या तो वो वर्ड फॉर्मेशन में गलत होगा,
या फिर वो फिगर काउंटिंग वाले नंबर, उसमें गलत हो जाता है। वरना 45 मार्क्स आप आराम से रीजनिंग में ला सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीके की। जीके में परमार सर, हर कोई पढ़ रहा है इनसे, तो परमार सर से आपने अगर उनका बैच ले रखा है तो आप उससे पढ़िए। लूसेंट अगर आपके पास है तो उससे पढ़िए, क्योंकि जो बेसिक जो जीके है वो तो चेंज नहीं होगा, स्टैटिक जीके वैसा ही रहना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब वैसा ही रहना है। तो बेसिक अगर आपने बेस बन चुका है आपका जीके का, उसके बाद आपको लगाना है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ जीके में बहुत रिपीट होता है, हमने देखा हुआ है। ठीक है, जब भी आप पीवाईक्यूज़ लगाएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो तो आपको करने ही है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी देखिए आप। जब एक्सप्लेनेशन होता है ना, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन में बाकी ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन देखना है कि उसमें क्या आपको नॉलेज एक्स्ट्रा मिल रही है, उसको आप नोट कर लीजिए। सेपरेट कॉपी बनाइए सबकी। ठीक है, जीके का अलग एनालिसिस कॉपी, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग। इंग्लिश में आपको ऐसा लगता है पीवाईक्यूज़ करते टाइम कि कोई नया वोकैब मिल गया आपको, साइनो एंटो कुछ नया मिल गया, उसको नोट कर लिए। ठीक है, जीके में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उसका सॉल्यूशन देखिए, उसमें क्या एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है, पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, बहुत होते हैं। फिर सेक्शनल तो आपको देना ही है, और अगर आपने ठीक ठाक पढ़ी है तो 15-20 क्वेश्चन आप आराम से टीयर 1 में कर सकते हैं। तो 30 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं जीके में तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर 50 में 30 मार्क्स आप ला रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना है, ये नहीं कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। चाहे तो आप हर दिन 1 घंटा दे दीजिए, या आप कर सकते हैं कि हर संडे संडे जो आपने पढ़ा है पूरे वीक उसको रिवाइज़ करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करती हूँ मैथ्स की। मैथ्स ये मेरे लिए गेम चेंजर रहा है, क्योंकि मैथ्स में मेरे कभी भी 2024 के पहले मैं बता रही हूँ, इसमें मैं 10-12 क्वेश्चन बनाती थी मैथ्स में। ठीक है, तो मेरे कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन छूट जाते थे 25 में से, जो कि 25 से 30 मार्क्स मेरे कम कर देता था। तो वो मेरे 25 से 30 मार्क्स जो है वो मैथ्स से इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, और मैंने मैथ्स का भी कोई बैच नहीं लिया है, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको बेसिक से पढ़ना है तो भूतेश सर अच्छे टीचर हैं, आपको बेसिक पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, आपका बेस क्लियर कर देंगे। बाकी शुभम सर भी बहुत अच्छे टीचर है, गगन सर है, आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उससे पढ़िए। बेस हर कोई आपको अच्छा ही पढ़ाएगा, कोई टीचर बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जिससे पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रीसेंट एग्जाम बेस्ड टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस, कि इलेक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आना ही आना है, ज्योमेट्री का सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, टेंजेंट वाले क्वेश्चन आएगा ही, ये फिक्स है। तो इनके टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस आप देखिए, रेस वाले क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो बस टॉपिक लिखिए और जो टीचर से आपको अच्छा लगता है उनका नाम लिख दीजिए, उस टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोज़ को देखिए, उनके शॉर्ट ट्रिक्स करिए। ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स आप कभी भी स्टार्टिंग से नहीं लगाएंगे, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स मत लगाइए, क्योंकि कल को अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो आप बना नहीं पाएंगे फिर वो। ठीक है, तो बेस के साथ साथ ट्रिक्स अपनाइए, शॉर्टकट्स अपनाइए, तभी वो काम करेगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं 2024 वाले अटैम्प्ट में। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। सेक्शनल मॉक्स दीजिए, सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि सेक्शनल मॉक्स में आपको शायद 25 से 30 मिनट दिया जाता है बनाने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, 30 मिनट मैथ्स में बहुत है 25 क्वेश्चन बनाने के लिए, और स्पीड प्रैक्टिस से ही आएगी। लोग बोलते हैं कि हमारा कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, टाइम में सॉल्व नहीं होता, मेरा भी नहीं होता था। मॉक्स आपको सिखाता है यही सब, कि आपको टाइम पे पेपर कैसे कंप्लीट करना है। तो मैथ्स उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है मेरा, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको इसमें महारत ही बनाएगा। ठीक है, फिर इसमें 22-23 क्वेश्चन ईजिली डुएबल होते हैं टीयर 1 में, 25 भी आप बना सकते हैं, लेकिन टीयर 1 अभी जो 2024 वाला था उसमें कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो इसके कारण लोगों के क्वेश्चन छूट जा रहे थे। तो मैथ्स में भी आप 45 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो 45 करेंगे तो कितने हो गए आपके, 135 हो गए, और जीके के आप 30 मार्क्स ले लीजिए, तो आराम से 165 मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक, तो बस इतना ही करना है आपको। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और स्पेसिफिक मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एंड नोट पे। क्या आपको 2025 का एग्ज़ाम देना चाहिए? आप फ्रेशर है, बिगिनर है, रिपीटर्स हैं? अगर आप फ्रेशर हैं आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि 2024 से जितने लोग सेलेक्ट हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पोस्ट से या अपनी लोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा 335 340 मार्क्स ला के भी लोगों को अपना मनपसंद लोकेशन नहीं मिलेगा, किसी को मनपसंद पोस्ट नहीं मिलेगी। तो एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग देने वाले हैं 2024 के, हो सकता है 2023-22 वहाँ के भी सेलेक्टेड लोग टेस्ट दें, मतलब एग्ज़ाम दें।
तो आपको उनसे कम्पीट करना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक फ्रेशर है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर ना करे। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टॉप रैंकर्स होते हैं। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप राइट अप्रोच को फॉलो करते हैं, सही स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आप सही से इसमें एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपके मेंस में 300 प्लस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, आप रिपीटर हैं, 300 प्लस तो आते ही हैं, तो आपको तो बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, इस अटेम्प्ट को तो देना ही चाहिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिसको प्रिपेयर करते 2-3 साल हो गया है और आपने सीरियसली प्रिपेयर किया ही नहीं कभी, आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं, 260 मार्क्स आ रहे हैं 2-3 साल पढ़ने के बाद भी, तो मुझे लगता है आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। 1-1.5 साल अगर आपने दिया है इस एग्ज़ाम को अच्छे से, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ ही जाएंगे। सीरियसली अगर आपने पढ़ाई की है तो आप मॉक्स में और रियल एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। फिर 2024 का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि एसएससी अब हार्ड वर्क नहीं, लक का गेम हो गया है। ठीक है, अगर आपका लक साथ देगा तो होगा। ऑब्वियसली लक ने साथ दिया है बहुत लोगों का, कि जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके 290 मार्क्स आ रहे हैं, वो कहाँ सिलेक्शन लेंगे। उनका सिलेक्शन हुआ, वो एएसओ बन गए हैं, लेवल 7 की जॉब ले बैठे हैं। और जिनके 325 335 मार्क्स है, उनके मार्क्स कम हो गए, उनको कोई पोस्ट नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर लक ऑब्वियसली आता है, लेकिन हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। हार्डवर्क से आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। हार्डवर्क करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर लक तो साथ देना है तो देगा ही। हाँ, ये बात भी है कि लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, लोगों को मतलब नहीं होता। आप उनको अपनी कहानी बताएंगे कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने 2 साल पढ़ा, इतने नंबर लाए थे, फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन। नोबडी केयर्स। कोई आपका हार्ड वर्क नहीं देखता, सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपने हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बार भी हार्ड वर्क कीजिए और टारगेट रखिए कि 350 तो लाना ही है। ठीक है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, कट ऑफ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर एसएससी ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी। तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। जैसे प्री का मार्क्स हमने देखा था 150 पिछले साल गया था, इस साल भी 150 गया कट ऑफ। मेंस का भी हम कुछ कह नहीं सकते, मे बी 335 मिनिमम कट ऑफ गई है, 340 हो जाए। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा, हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।